लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 8। जैक उस गाड़ी को देखकर अपने मन में से आप बोला, ओह माय गॉड, 20 करोड़ से भी ज़्यादा की गाड़ी। अब मैं 99% श्योर हूँ कि इस गाड़ी में टोनी होगा। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि टोनी अपनी पर्सनल चॉपर में आएगा और वह चॉपर आकर सीधा होटल की छत पर लैंड होगा। तभी उस गाड़ी में से ड्राइवर बाहर निकलता है और बाहर निकलकर पीछे का दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खुलते ही उस गाड़ी में से 6 फुट लंबा, हल्की नीली आंखें, कंधे से लंबे घुंघराले भूरे बाल वाला एक शख्स नीचे उतरता है, जिसने 3 पीस ब्लैक बिजनेस सूट, ब्लैक लेदर शूज़, लेफ्ट हाथ में गोल्डन रोलेक्स वॉच, ब्लैक लेदर बेल्ट जिस पर गोल्डन कवर का लॉयल के लोगो वाली बेल्ट पहने बाहर उतरता है। नीचे उतरते ही वह अपने कंधे से नीचे तक के लंबे घुंघराले बाल वाले के साथ मारता है और स्टाइल में अपने बालों को झटकाता है और मुस्कुराते हुए गाड़ी से दूसरी तरफ जाता है। दूसरी तरफ जाकर मुस्कुराता हुआ गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलते ही वह अपने हाथ को गाड़ी के अंदर डालता है और एक लड़की का हाथ उसके हाथ में आता है। वह उस लड़की को पकड़कर बड़े प्यार से गाड़ी से बाहर निकालता है। उस लड़की ने 1 पीस शॉर्ट रेड ड्रेस, रेड हाई हील पहनी हुई थी और उसके कमर से नीचे तक के काले लंबे बाल खुले हुए थे। वह लड़की टोनी का हाथ पकड़कर अपनी गर्दन को नीचे झुकाकर होटल की तरफ अपने आने लगी। होटल के गेट के पास पहुंचते ही टोनी का फ़ोन बजा और वह उस लड़की से कहता है, जान 2 मिनट, एक बार मैं कॉल रिसीव करके आता हूँ। टोनी उस लड़की का थोड़ा सा दूर हटकर फ़ोन को रिसीव करता है और फ़ोन पर बात करने लगता है। तभी एक लड़का उस लड़की के पास से निकलता हुआ गलती से उस लड़की से टकरा जाता है। टकराने के बाद जब वह लड़का उस लड़की को सॉरी बोलने के लिए पलटता है, तब वह लड़का देखता है कि वह लड़की बहुत खूबसूरत है। उस लड़की की खूबसूरती तो देखकर वह लड़का सॉरी बोलने का इरादा बदल देता है और उस लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है। लड़का उस लड़की से कहता है, हाय ब्यूटीफुल, तुम कहाँ अकेली हो? मैं भी यहाँ अकेला हूँ, तो क्या ना हम एक दूसरे के अकेलेपन को दूर कर दें? तो चलो कुछ देर इंजॉय करते हैं। तुम कहो तो रूम बुक कर या स्वीट रूम बुक करूँ? तुम जैसी गोल्जियस गर्ल के लिए तो स्वीट रूम ही अच्छा होगा। तो चले। वह लड़की यह बोलकर उस लड़के का हाथ पकड़ने लगती है। वह लड़की कुछ बोलती उससे पहले ही टोनी अपने फ़ोन पर बात ख़त्म करके पीछे पलटता है। वह देखता है कि उसकी जान को कोई परेशान कर रहा है। टोनी तुरंत उसके पास आता है और उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है। वह दूसरे हाथ से उस लड़की की कमर पकड़कर अपने पीछे खड़ा कर देता है और घूरते हुए उस लड़के से कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान को छूने की? लोग तो मेरे सामने आने से ही डरते हैं और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम टोनी की जान को हाथ लगाओ। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। टोनी यह बोलते हुए उस लड़की के मुंह पर पंच मारता है। टोनी का पंच इतना जोरदार था कि उस लड़के के दांत टूटकर उसके हाथ में आ गए और उस लड़के के मुंह से खून बहने लगा। तभी टोनी के पीछे से वह लड़की कहती है, बेबी नहीं, हम लोग यहाँ मीटिंग के लिए आए हैं, मारपीट नहीं होनी चाहिए प्लीज़। तभी टोनी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है जान, जैसा तुम कहो, इसे अभी आज़ाद कर देता हूँ। तभी टोनी मुस्कुराता हुआ अपने पीछे से अपनी गन निकालता है और उस लड़के की खोपड़ी में गोली मार देता है। तभी वह लड़की कहती है, बेबी तुमने तो उस लड़के की बात काटते हुए बीच में कहता है, जान इसे तो सज़ा मिलनी ही थी। उसने जो मेरी जान को छूने की कोशिश की है, सज़ा तो बनती है। यह बोलकर वह उस लड़की की कमर पर हाथ रखता है और बड़े प्यार से उसे कहता है, जान चले। वह कहती है,
लड़की कहती है, हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। और वह बोलकर वह लड़की अपने बालों में हाथ मारती है और अपने चेहरे के ऊपर करती है। टोनी के साथ आ रही लड़की का चेहरा देखकर जैक और क्रिस की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वंश जो कि पार्किंग में बैठा वह सब सीसीटीवी कैमरे से देख रहा था। उसके तो पूरी तरह से होश ही उड़ गए थे। वह जल्दी से होश में आता है और सभी से कहता है, अपने रिएक्शन चेंज करो। यह सब सुनते ही कैली और सचिता, जो कि जैक और क्रिस की टेबल के जस्ट पीछे बैठी थी, वह दोनों एक दूसरे से बात करने लगती हैं। और दीक्षित अर्जित, जो कि कैली और सचिता की पीछे की 2 टेबल छोड़कर बैठे थे, वह वेटर को बुलाते हैं, अपना खाना ऑर्डर करने लगते हैं। वंश यह सब सीसीटीवी कैमरे से देख रहा था और वह जैक के चेहरे को देखता हुआ कहता है, चीफ आप मुझे सुन पा रहे हैं? वंश के बार बार बोलने पर भी जैक की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। जैक की तरफ से कोई जवाब ना आता देख वंश अपना ब्लूटूथ निकालता है और फिर अपने कान को साफ करता हुआ फिर ब्लूटूथ पहनता हुआ कहता है, क्रिस आप ही समझाइए चीफ को, कहो चीफ से कि अपने रिएक्शन चेंज कर रहे। वंश की बात सुनते ही क्रिस जैक के पास जाकर जैक का हाथ पकड़ता है। क्रिस जैसे ही जैक का हाथ पकड़ता है, जैक होश में आता है और अपने मुंह को बंद करता हुआ अपनी पॉकेट में ब्लैक गॉगल्स निकालता है और अपने आंख पर लगा लेता है। जैक अपने मन ही मन में बोलता है, जूलियट यह भी टोनी के साथ, लेकिन क्यों, और वह भी इतने पास कि टोनी ने जूलियट के लिए एक लड़के की जान ले ली। जैक यह सब अपने मन में सोच ही रहा था, तभी क्रिस जैक के पास खिसका और उसका हाथ पकड़कर उसके कान में बोला, अपने पास पर काबू रखना छोटे, तुम यह भूलना मत कि वह यह मिशन पर है और वह इस टोनी का पकड़ करने के लिए ही इतनी दूर आई है, इसीलिए वह उससे इतनी प्यार पास है। जैक धीरे से क्रिस से बोला, हाँ भाई मैं समझ रहा हूँ, पर मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ छोटे, क्रिस ने कहा। क्रिस ने इतना कहा ही था कि तभी टोनी और जूलियट उसके पास आए गए। हाय क्रिस, टोनी के पास आकर हाय क्रिस ने टोनी से कहा। टोनी ने जैक की तरफ देखा और देखते हुए बोला, क्रिस यह कौन है जो हूबहू तुम जैसा दिख रहा है? यह बोलता हुआ टोनी चेयर पर बैठा टोनी को बैठाते देख अखिल की चेयर पर बैठ गया। अखिल के बैठने के बाद क्रिस और जैक भी अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। टोनी देखता है कि यह टेबल तो 4 लोगों के लिए है। तभी वह अपने पीछे देखता है कि जूलियट खड़ी थी। जूलियट को खड़ा देख टोनी जूलियट से कहता है, जान इस टेबल पर तो और चेयर है कि नहीं? जूलियट टोनी से, कोई बात नहीं बेबी, मैं एडजस्ट कर लूँगी। टोनी, नहीं जान, मेरी होते हुए तुम एडजस्ट करने की ज़रूरत ही क्यों है? मैं तुम्हें यह बोलते हुए टोनी ने जूलियट का हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। जूलियट को टोनी की गोद में बैठा देख जैक अपनी मुट्ठी कस लेता है। क्रिस की नज़र जैक के हाथ पर जाती है। क्रिस जैक का हाथ पकड़ लेता है, उससे कहता है, कूल डाउन, रिलैक्स। जैक अपने आप को शांत करता हुआ कहता है, यस आई एम कूल डाउन। टोनी, क्रिस तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्रिस, ओह हाँ टोनी मुझे बताओ तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? क्रिस, टोनी जब आपने मुझे यह बिजनेस करने के लिए इंडिया भेज दिया तब मैं वहाँ पे आराम से बिजनेस चला रहा था। एक दिन मुझे एक बड़ी डील मिल गई, इसीलिए मैं वह डील कंप्लीट करने के लिए महाराष्ट्र चला गया। लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों को मेरे बारे में पता चल गया कि मैं गैंगस्टर हूँ। मैंने अपने सभी आदमियों को लड़कियों को उठाने के लिए भेज दिया और मैं रोड के साइड में खड़ा था।
सिगरेट पी रहा था, तभी वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। हम लोगों ने वैसे ही सिंपल हाथापाई हो रही थी, लेकिन उसमें से एक आदमी ने मुझे पीछे से गोली चला दी। गोली सीधे मेरे पीठ में लगी। गोली लगते ही मैं नीचे गिर गया और तभी वहाँ जेम्स आ गया। वह आदमी मेरे दिल पर गोली मारता उससे पहले जेम्स ने आकर मुझे बचा लिया, लेकिन उस आदमी ने मुझे गोली चलाई थी। वह गोली जेम्स के कंधे में लगी, लेकिन कंधे में गोली लगने के बावजूद जेम्स ने सभी आदमियों को मार दिया। तब तक जेम्स ने उन आदमियों को मारा, तब तक हमारे आदमी आ गए थे। उन लोगों ने हम दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया ड्रेसिंग करवाने के लिए। बाद में मैंने जेम्स से पूछा कि तुम मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी तुमने मेरी जान क्यों बचाई? जेम्स ने मुझसे कहा, मैं पास से निकल रहा था तो मैंने देखा कि कुछ लोग मिलकर एक आदमी को मार रहे थे और उन आदमियों ने मुझे गोली भी मार रखी थी, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गया। फिर मैंने जेम्स से पूछा कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। फिर जेम्स ने मुझे बताया कि ये अनाथ है। फिर मैंने जेम्स से पूछा कि तुम्हारे कोई दोस्त तो होंगे, मुझे उनके नंबर दो, मैं उन्हें हॉस्पिटल में बुला देता हूँ। जेम्स ने मुझसे कहा, इसके कोई दोस्त भी नहीं है। मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा शौक लगा। मैं जेम्स से पूछी, चलो समझ में आता है कि तुम अनाथ हो, लेकिन तुम्हारा कोई दोस्त क्यों नहीं है? तो जेम्स ने मुझे बताया कि जब यह स्कूल में पढ़ता था तब स्कूल में और बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे, क्योंकि वह अनाथ था। इसीलिए वह बच्चों को पीट दिया करता था, इसीलिए बच्चे उससे दूर रहते थे। और जब जेम्स कॉलेज में हुआ करता था तब जेम्स बिल्कुल सिंपल रहता था, क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छे जूते पहनने के लिए, अच्छे सामान रखने के लिए इतने पैसे नहीं होते थे जितने पैसे की उसकी ज़रूरत थी। इसीलिए उसने कॉलेज में भी कोई फ्रेंड नहीं थे। तब मैंने जेम्स से पूछा कि तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है और तुमने मेरी जान भी बचाई है, तो क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? तब जेम्स ने मुझसे कहा कि हाँ, हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं। तुम्हारा मेरा दोस्त बनने से मेरी ज़िंदगी का अकेलापन दूर हो जाएगा। फिर जेम्स ने मुझसे पूछा कि आखिर उन लोगों ने मुझ पर हमला क्यों किया? तब मैंने जेम्स को सारी बात बताई कि मैं एक गैंगस्टर हूँ और हाँ, महाराष्ट्र में एक गैंगस्टर बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। फिर मैंने जेम्स से वादा लिया कि वह मेरा यह राज कि मैं गैंगस्टर हूँ किसी को नहीं बताएगा, और फिर जेम्स भी मेरे साथ इसी बिजनेस में आ गया। टोनी, क्रिस, तो क्या तुम जेम्स पर इतना विश्वास कर सकते हो कि वह अपनी जान देकर भी तुम्हारी जान बचाए? क्रिस, हाँ टोनी, मुझे जेम्स पर इतना विश्वास है कि वह अपनी जान देकर भी मेरी जान बचाएगा। टोनी, क्रिस, तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि क्या पता यह जेम्स की कोई चाल हो। इसने खुद तुम पर हमला करवाया हो ताकि वह तुम्हारा विश्वास जीत सके और फिर तुम्हारे बिजनेस में शामिल होकर तुम्हारा भांडा पूरी दुनिया के सामने फोड़ सके। जेम्स जैक को अपने खिलाफ कितना कुछ सुनते समझते बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी जैक ने अपनी मुट्ठी कस ली। क्रिस, नहीं टोनी, जेम्स ऐसा कभी नहीं कर सकता। टोनी, क्रिस, हमारे धंधे में किसी इंसान पर बिना जांचे कोई परखे विश्वास नहीं किया जा सकता। क्रिस, नहीं टोनी, ऐसी कोई बात नहीं है। जेम्स ने मेरी सिर्फ एक बार ही जान नहीं बचाई, बिल्कुल, बल्कि जेम्स ने मेरी कई बार जान बचाई है। टोनी, क्रिस, तुम कहना क्या चाहते हो? क्रिस, टोनी, जब हमारे मुंबई वाले अड्डे पर रेड पड़ी थी तो मुझे गोली लगी थी और वह गोली मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब लगी थी। उस वक्त जेम्स को भी गोली लगी थी, लेकिन जेम्स ने खुद को गोली लगने के बावजूद भी मुझे अपने गोद में उठाकर और हॉस्पिटल ले आया और फिर मैं कोमा में चला गया था। उस वक्त जेम्स ने मेरा ख्याल रखा था और तो और
जब मैं कोमा में था तब मुझ पर बहुत बार हमले हुए। उन हमलों में भी मुझे जेम्स ने ही बचाया। टोनी ने जब यह सुना कि क्रिस को उसके द्वारा करवाए हुए हमले से जेम्स ने बचाया है तो यह सुनकर टोनी थोड़ा हड़बड़ा गया और फिर वह क्रिस से बोला, तो इसका मतलब जेम्स ने उन लोगों को देखा है जिन्होंने तुम पर हमला किया था। क्रिस, नहीं टोनी, मैंने जेम्स से पूछा था कि तुम क्या उन लोगों को जानते हो? तो जेम्स ने मुझसे कहा, जी नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता, पर उन लोगों ने सेम यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। टोनी ने जब यह सुना जेम्स और क्रिस में से हमारे उन आदमियों को कोई नहीं जानता है तो वह थोड़ा रिलैक्स हो गया। टोनी, ओह अच्छा। तभी जूलियट बीच में बोल पड़ी, बेबी अब रहने भी दो, हमें इन दोनों पर इतना शक नहीं करना चाहिए। और वैसे भी आप ही ने तो कहा था कि क्रिस आपका बहुत ज़्यादा भरोसेमंद आदमी है, तो ही उस पर इस तरह शक कैसे कर सकते हैं आप? टोनी, ओके जान, ठीक है, नहीं करता शक। टोनी, चलो ओके। क्रिस, तो तुम और जैक कहाँ रहना चाहोगे? मेरा एक फ्लैट है और बीच में एक बंगला भी है, तुम जहाँ रहना चाहो वहाँ रह सकते हो। मुझे अभी बताओ कि तुम्हें कहाँ रहना है ताकि मैं अपने आदमियों को बोलकर वहाँ की सफाई करवा दूँ। क्रिस, टोनी, सब बस थोड़ा टाइम दीजिए। टोनी, ओके। क्रिस ने जेम्स की तरफ देखा और बोला, बताओ कहाँ रहना है? जेम्स अपने मन में सोचता है, अगर हम फ्लैट में रहें तो इस टोनी के आदमी हम लोगों पर नज़र रख सकते हैं, जिससे केली, सचिता व सरजीत और दीक्षित को हमसे मिलने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर हम बीच वाला बंगला लें तो बहुत से लोग आते हैं, पर सब उन्हीं लोगों से मिलकर हमसे मिल सकते हैं, तो बीच वाला बंगला लेना अच्छा रहेगा। क्रिस, जेम्स, तुम कहाँ खो गए? जेम्स, अरे नहीं, कहीं नहीं खोया, बस मैं तो यही सोच रहा था कि मुझे बीच बहुत पसंद है, तो हम बीच वाला बंगला ले लें तो अच्छा होगा। टोनी, ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम जाकर अपना सामान पैक करो, इतने में अपने आदमी बोलकर बीच वाले बंगले की सफाई करवा देता हूँ। क्रिस, ओके टोनी, तो अब हम होटल जाकर हमारा सामान पैक कर लेते हैं। टोनी, ओके, यू कैन गो। जूलियट, बेबी मुझे आपसे बात करनी है। टोनी, हाँ जान, बोलो। जूलियट, बेबी अगर आपको एतराज़ ना हो तो इनका सामान पैक करवाने के लिए इन्हें आप अपने बीच वाले बंगले पर मैं छोड़ दूं। यह बोलकर जूलियट टोनी के पास खिसकती है और उसके कान में कहती है, मुझे इन दोनों पर नज़र रखनी है। टोनी, जूलियट ने कान में, लेकिन जान, तुम्हें तो कहा था कि हमें इन पर विश्वास रखना चाहिए। जूलियट, टोनी के कान में, हमें इन पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन इन दिखाने के लिए हमें इन पर शक है, हमें इन पर बता तो नहीं सकते ना? टोनी, यस यू आर राइट बेबी, तभी तो मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ ब्यूटी। टोनी की बात सुनकर जूलियट मुस्कुराती है। तभी क्रिस और जेम्स खड़े होते हैं और टोनी से कहते हैं, ओके टोनी, अब हम चलते हैं, हमें होटल पहुंचकर हमारा सामान भी। और यह बोलकर वह दोनों वहां से चल पड़ते हैं। तभी जूलियट टोनी की गोद में से खड़ी होती है और कहती है, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। जूलियट के बोलते ही वह दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। तभी जूलियट चल पड़ती है और उन दोनों की तरफ आने लगती है। तभी टोनी अपनी जगह से खड़ा होता है और जूलियट का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसे अपनी बाहों में घेर कर कहता है, जान जाने से पहले किस तो देती जाओ। यह कहकर टोनी जूलियट के फोर पर किस करता है। तभी पार्किंग में बैठा वंश, जो यह अपने लैपटॉप पर देख रहा था, वह कहता है, लगता है आज ये टोनी यहाँ पर मीटिंग करने नहीं, हमारी चीफ को जला कर मारने आया है। यह सुनकर क्रिस दीप्ति
अजीत, सचिता और केली मुस्कुराने लगते हैं और यह सुनकर जैक अपना मुंह बना लेता है और फिर क्रिस, जैक और जूलियट वहाँ से चले जाते हैं। तभी टोनी एक कॉल करता है और कहता है, अरे बीच वाले बंगले की सफाई करवाओ, और टोनी और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। होटल पहुंचकर जैक गुस्से में जूलियट को घूरता हुआ अपने रूम में चला जाता है और जाकर रूम में अपना सामान पैक करने लगता है। तभी क्रिस जूलियट से कहता है, चलो आ जाओ, तुम भी अंदर आ जाओ, मैं अपना सामान पैक कर लेता हूँ, बैठ जाओ। और फिर वह दोनों चुपचाप अपना सामान पैक करने लगते हैं। सामान पैक करने के बाद जैक क्रिस से कहता है, सामान पैक हो गया है भाई। भाई शब्द सुनते ही जूलियट कहती है, भाई लेकिन क्रिस ने तो कहा था कि तुम दोनों दोस्त हो। जैक गुस्से से कहता है, यह बात हमसे हमारी रो एजेंट पूछ रही है या टोनी की गर्लफ्रेंड। जूलियट कुछ कहने ही वाली थी, उससे पहले गेट खुलता है और टोनी का एक आदमी अंदर आकर कहता है, मैम सामान पैक हो गया। अगर हो गया है तो बॉस ने हमें ऑर्डर दिया है कि आपको और इन दोनों को बीच वाले बंगले पर पहुंचा दिया जाए। जूलियट, हाँ चलो, सामान पैक हो गया है। कुछ देर बाद वह सभी बीच वाले बंगले में पहुंच जाते हैं और टोनी का आदमी उन सभी को वहां छोड़कर वहां से चला जाता है। जूलियट गुस्से से, जैक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे वह सवाल करने की? क्या तुम भूल गए हो हम रो एजेंट की ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है? हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले आता है, ना कोई फैमिली ना कोई दोस्त, यहाँ तक कि हम देश के आगे खुद तक को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यह सुनकर जैक कहता है, तो यहाँ तुमने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। जूलियट, नहीं, अभी मैं सिर्फ टोनी की गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही हूँ। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।